नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और सर, आज हम अपने चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अहमदाबाद में जो कुछ भी राहुल गांधी ने बोला कि अयोध्या में जिस तरीके से हमने भाजपा को हराया, वैसे ही अब हम गुजरात में भी हराएँगे, मोहब्बत से हराएँगे। प्रधानमंत्री अयोध्या लड़ना चाहते थे, लेकिन 3-3 सर्वे हुए और सर्वे में आया कि आप हार जाइएगा, इसलिए उन्हें वाराणसी जाना पड़ा और वाराणसी भी वो हारते-हारते जीते हैं। इस तरीके का आरोप वो लगा रहे हैं। संसद में भी कुछ इसी तरीके का उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कई बड़े आरोप भी लगाए। राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे, तब सत्ता पक्ष के 7 नेता खड़े हुए थे उन्हें टोकने के लिए। 2001 के बाद ये पहली दफ़ा है जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा था, तो खुद नेता सदन को उठना पड़ा उसको टोकने के लिए। तो आप राहुल गांधी इस सप्ताह पूरी तरीके से सुर्खियों में रहे। सप्ताह शुरुआत से देखें तो आखिरी दिन तक। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका पहला सत्र, साथ ही साथ उनका आक्रामक रवैया 99 सीटों के बाद। जी, ख़ैर आपने सही कहा कि राहुल गांधी पूरी सुर्खियों में रहे इस हुँ, सप्ताह और ये अच्छी बात है कि वो संसद में जितने सक्रिय दिखे, सड़क पर भी उतने ही सक्रिय दिख रहे हैं बिल्कुल। और विपक्ष के नेता की जो उनको 8 तारीख को ज़िम्मेदारी मणिपुर भी जाने वाले जी, हैं। तो विपक्ष के नेता की जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है उसका वो महत्व समझ रहे हैं। हुँ, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा, तो इससे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी ने कुछ हद तक सही कहा है। अब क्यों सही कहा है अब आप समझिए क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं, हुँ, लेकिन अभी भी जो सदन में जो बात कह रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी पूर्वक नहीं कह रहे हैं। हुँ। सड़क पर जो बात कह रहे हैं, वो भी ज़िम्मेदारी पूर्वक नहीं कह रहे हैं, दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। अभी भी वो अब संबोधन दे रहे हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे जी, हैं, वैसा दूसरी ही बात कुछ अब बोल आप रहे हैं। देखिए कि वो लोकसभा में कहते हैं और बाद में अपने सोशल मीडिया मंच पर जो वीडियो बनाकर डालते हैं, हुँ, उसमें भी कहते हैं कि एक अग्निवीर के पिता ऐसा कह रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। हुँ, हुँ, वो उनके कंधे पर बंदूक रखकर एक तरह से चला रहे हैं, हुँ, राजनीतिक हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने संसद में भी बात कही, गुजरात दौरे पर भी बात कही कि सपा सांसद अवधेश जी ने कहा कि अयोध्या में 3 सर्वे कराए गए थे। हुँ, वो खुद नहीं बात ये कह रहे हैं, वो उनके ज़रिए ये बात कह रहे हैं। तो आप दूसरों को मत लाइए बीच में। आप का क्या आरोप है सरकार पर, उस आरोप के पक्ष में आपके पास क्या सबूत हैं, ये आप देश को बताइए। आप दूसरों की बातों का हवाला देकर सरकार पर हमले मत करिए। इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि आपकी अपनी तैयारी नहीं है, आप दूसरों से जो इनपुट मिल रहे हैं, उसके आधार पर आप हमले कर रहे हैं और दूसरों से जो इनपुट मिल रहे हैं, वो सत्य हैं, उनके पास क्या तथ्य है, क्या इसकी आपके पास या कोई अपना प्रमाणिक आरोप दूसरों के ज़रिए डाल रहे हैं, जी, हो अपने सकता मन है की बात। अपने मन की बात उनका नाम लेके आपने कह दी। तो ये चीज़ें दर्शाता है कि जब एक विपक्ष के नेता आप देखिए इससे पहले जो भी लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, गंभीर सार्थक चर्चा की है और तथ्यों के आधार पर सरकारों को हुँ, घेरते रहे हैं, जनता का दिल जीतते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर हम पहले सत्र में अगर हम देखें तो जब उनको ये ज़िम्मेदारी मिली, तो लगा कि शायद वो इसको अच्छे से निभाएँगे। लेकिन उन्होंने इसको भी एक तरह से वो गुरिल्ला युद्ध टाइप में ही हुँ, जैसे हुँ, गुरिल्ला हुँ। युद्ध या छापामार युद्ध टाइप का जो होता है, वो उन्होंने उसको भी यही समझा और बस कि ब मैं कैसे तालियाँ बजा लूँ या मान लीजिए वोटिंग भी कि किया उन्होंने तो। हाँ, या क तालियाँ बजवा लूँ या मान लीजिए कि मैं मुझे जिस तरीके से बताया गया है मेरे कैमरामैन्स के द्वारा, तो मैं ऐसे कैसे पोज़ दे दूँ या ऐसे कैसे दे दूँ। हुँ, उसके बाद फिर वो जो आपने जैसा कहा कि वहाँ से 4-5 मंत्री खड़े हो गए प्रधानमंत्री के बचाव हुँ, में आरोपों का जवाब देने के लिए। तो वो जो मंत्री थे, उनके जो हाव-भाव थे, उनकी जो तस्वीरें थीं, उससे तुलना करते हुए राहुल गांधी के ऐसे, ऐसे वाले जो हुँ, तस्वीरें हैं, उसको बना के सोशल मीडिया पर डाला जाए, तो ये देखा जाता है कि वो जो विपक्ष के नेता का जो रोल हुँ, मिला है, उस रोल की बजाय वो रील जो सोशल मीडिया पर डाली जाती है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ज कभी जब आप देखिए कि वो लोको पायलट से मिले हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर,
उससे पहले हमने देखा था कि पहले भी वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए थे, तब वो व्हील था उसमें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सर पे उठा लिया था अटैची को, जबकि वो तो सवाल उठेंगे ना। आपने अगर आपने जब मिलते हैं ऐसे मज़दूरों से, वो ठीक है कि मज़दूरों से मिलते हैं आप, उनकी दुःख दर्द जानते हैं, जानना चाहिए आपको। और जब तक नेता लोगों के बीच लोगों के बीच जाएगा नहीं, तब तक उनकी समस्याएँ समझेगा नहीं, तो वो हुँ, समाधान कैसे करेगा? तो वो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने वो कभी उनके साथ वो हथौड़ी चलाते हुए फ़ोटो खिंचा ली, कभी आपने फावड़ा चलाते हुए फ़ोटो खिंचवा ली, फिर आप उसको एक जननायक के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है आपकी टीम द्वारा। तो ये सोशल मीडिया पर आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। आप ध्यान रखिए इस बात का कि आपको 99 सीटें मिली हैं, लेकिन 99 सीटें तो मिली हैं, लेकिन आपका 13 से 14 राज्यों में शून्य में भी आप वहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी बड़ी बात कि इस 99 सीटों में आपके सहयोगी दलों का बहुत बड़ा हद तक योगदान रहा है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आप एक तरह से एक ही सीट थी आपके पास, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो जो वोट मिला है, वो समाजवादी पार्टी को मिला है, ना कि राहुल गांधी की नीतियों और समाजवादी पार्टी भी तो डर रही होगी कि जी। अगर ये मजबूत हुए तो हमारा ही वोट बैंक कटेगा। जी, बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि हम राहुल गांधी का देखिए एक ही सत्र में हम नेता को पास या फ़ेल कर दें, ऐसा नहीं कहा जा हुँ, सकता। लेकिन इस सत्र में अगर हम देखें कुल मिलाकर, तो राहुल गांधी के अंदर जो भाव है, वो भाव है कि मैं लोगों से मिलूँ और लोगों के दर्द को समझूँ। ये बहुत अच्छा भाव है, नेताओं में भाव होना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है, वो उनको जिस तरीके से एक क्या वो जो उनको रोल मिला है, जैसे मैं कह रहा हूँ रोल मिला है, उस रोल की बजाय उनको रील बनाने में ज़्यादा उनको हुँ, लगा रही है, वो चीज़ गलत है। और विपक्ष के नेता आप बन गए हैं, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप देश भ्रमण कर रहे हैं, जाके लोगों हुँ, की हुँ, समस्याओं को समझ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको एक गंभीर नेता की छवि बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गंभीर जो मुद्दे हैं, जो अभी तो ख़ैर ये पहला सत्र था, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आने वाले सत्रों में क्योंकि विधेयकों पर चर्चा हुँ, होगी, हुँ। तो विपक्ष के नेता को विधेयकों पर रिसर्च करने होंगे। रिसर्च के साथ, तैयारी के साथ सरकार को घेरने के लिए होगा। अपनी जो संशोधन है, उसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने होंगे। तो अब असली रोल उनका अब देखने को मिलेगा। तो पहला सत्र तो ख़ैर कह सकते हैं कि हुँ, ये जैसे किसी को बहुत को बड़ा पद मिल गया तो खुशी मनाने का मौका, तो उस नाते देखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। परिपक्व अभी हुँ, पूरी तरीके से कह सकते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने उनको बालक बुद्धि कह दिया है, हुँ, लेकिन बालक को एक ना एक दिन तो बुद्धि आती ही है, तो उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की गुजरात में, उन्होंने जाकर कहा कि हम यहाँ पर सरकार बनाएँगे। हुँ, उन्होंने लोकसभा में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को दिखाते हुए कि हम गुजरात में आपकी सरकार हटा के अपनी सरकार बना के दिखाएँगे। ये मध्य लोकतंत्र है। प्रदेश में भी कहा था हाँ, उन्होंने। और लोकतंत्र है और सबको दावे करने का अधिकार है, सबको सरकार बनाने का अधिकार है। जनता निर्णय करती है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसे दावे करने से पहले अपने संगठन की जो स्थिति है उसको देख लेना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि तमाम सीटों पर जो हुँ, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, वो प्रचार ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि प्रचार में पैसा वेस्ट ही होना हुँ, है। और जिस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस का जो मुख्यालय है, जहाँ पर राहुल गांधी गए भी शनिवार को, वहाँ पर इतना सूनापन चुनाव के दौरान। और मैं ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं किसी लोकसभा चुनाव में, मैं चुनाव दर चुनाव देख रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हम जब भी जाते हैं गुजरात के कांग्रेस में राजीव भवन में, तो वहाँ पर सूनापन ही दिखाई देता है। कभी कोई दिल्ली से नेता गया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो वहाँ पर कुछ पत्रकार तब जुट जाते हैं, तब वहाँ पर नेता भी जुट जाते हैं जो दिल्ली से आया है, उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, वरना वहाँ पर नेता कार्यकर्ता होते नहीं हैं। तो वहाँ पर आपका संगठन है नहीं, आपके बड़े नेता बीजेपी जॉइन कर चुके हैं। अगर कोई नेता उभरता है, हुँ, तो वो बीजेपी उसको अपने पास शामिल करा लेती है। और गुजरात की जो में जो काम हुआ है बीजेपी के 25-30 सालों के जो कार्यकाल में, वो जनता उस बात को मानती है। और यही कारण रहा है कि आप देखिए लगातार तीसरा जो चुनाव है लोकसभा में, ठीक है कि तीसरी बार सभी 26 सीटें नहीं हुँ, जीत पाई बीजेपी, लेकिन 25 सीटें जीती है। जिसमें से एक निर्विरोध थी, तो 24 सीटें तो जनता ने उनको बिल्कुल। जनता ने झोली में डाली है, तो इसका मतलब, इसका संकेत कुछ साफ है। अभी जब हमने देखा था 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें गुजरात में अब तक की जो उसके इतिहास की सबसे बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की हुँ, है। तो ये दिखाता है कि आप किसी और, हम सारे प्रदेशों में जा चुके हैं, लेकिन हुँ, आप किसी और प्रदेश के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन गुजरात के बारे में आप ये कह दें कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तब बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है, वहाँ पर शून्य है, तो इसलिए उस संगठन के बल पर राहुल गांधी का ये दावा दिखाता है
कि प्रधानमंत्री ने सही कहा कि वो बालक बुद्धि है। और उत्तर प्रदेश को लेकर भी इंडिया गठबंधन को इस तरीके से दम नहीं भरना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा 2018 में किस तरीके से कांग्रेस आई, लेकिन 2019 के चुनाव होते हैं और सारी सीटों पर, एक छिंदवाड़ा छोड़कर सारी सीटों पर भाजपा एक तरफा जीत हासिल करती है। जी। तो कई बार कई परिस्थितियाँ होती हैं और जिन पर चुनावी नतीजे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार जो आ गया वही आगे भी आने वाला है। ख़ैर सर, 9 तारीख को, आज 7 तारीख को हम ये चर्चा कर रहे हैं। 9 तारीख को 1 महीने मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार, एनडीए सरकार के, ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी मतलब 2 तिहाई सरकार है, अगर कांग्रेस के शब्दों में कहें तो। तो 1 महीने में आपने क्या कुछ देखा? क्या नया देखा? पुरानों से कितना कुछ अलग हुआ इस बार? क्या देखा और आगे किस तरीके की उम्मीदें हो? क्योंकि लालू यादव ने कह दिया अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। देखिए, वो ऐसी घोषणाएँ अक्सर की जाती हैं अपने जो कैडर है उसका हुँ, मनोबल बढ़ाने के लिए। और अब जब सब कुछ शांति से चल रही होती है राजनीतिक रूप से, तो कोई नेता ऐसा बयान फेंक देता है जिससे कि वही सुर्खियों में आ जाता है, फिर 2-3 दिन तक उसी हुँ, पे चर्चा चलती रहती है। लेकिन अगर हम देखें, जो आपने कहा कि 1 महीने का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है, तो हुँ, ये बात सही है कि बीजेपी की नेतृत्व में जब पूरी तरह से सरकार चल रही थी, जब बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, उस समय स्थिति अलग थी। अभी एनडीए हुँ, की सरकार है, तो हुँ, एनडीए की सरकार में स्थिति अलग है। आप देखिए कि इस जो पहला सत्र था, उसमें जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई हुँ, पहली, तो वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं होके एनडीए संसदीय दल की बैठक हुँ। थी। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कब हुई कभी थी? एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई मोदी के होगी। आने के बाद। जी, तो ये एक बड़ा परिवर्तन था। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री जी अभी जब सदन में चाहे स्पीकर से मिल रहे हैं, चाहे राज्यसभा के जो हुँ, चेयरमैन हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो उस समय भी वो जो एनडीए के जितने नेता हैं, उनको साथ लेकर मिल रहे हैं। तो बिल्कुल। एनडीए के नेताओं, अभी आप देखिए कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो चाहे जनता दल यूनाइटेड हुँ, के सांसदों से मुलाकात की, चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। तो अलग-अलग जो हमारे जो और टीडीपी के ने सांसदों से मुलाकात की। तो जितने भी सहयोगी हैं, तो पहले क्या रहता था आरोप सहयोगियों का कि कोई एनडीए की बैठक नहीं होती है, कोई जो हमारे मुलाकात का समय नहीं दिया जाता है, या मुलाकात हो हुँ। तो बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन अब मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही हैं, और शायद सबका साथ वाली चाय जो नाश्ता भी हो रहा है। चाय नाश्ता भी हो रहा है, सबको साथ लेकर चला जा रहा है। तो ये एक परिवर्तन है, और देखना होगा कि अब क्योंकि अभी ये जो 1 महीना था, आप देखिए कि इसमें नियुक्तियों में और कुछ ऐसी नियुक्तियाँ थी, जैसे सेनाध्यक्ष की नियुक्ति थी, या और भी हुँ, कई ऐसी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी, जो कि पेंडिंग थी, नई सरकार को वो चीज़ें करनी थी। तो इन सब में चला गया सत्र का, जो संसद 18वीं लोकसभा हुँ, का गठन के बाद पहला सत्र था, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होना था, और सभी सांसदों को शपथ दिलाई जानी थी। तो ऐसे बहुत सारे विधायी कामकाज थे जो कि अभी इस सरकार को करने थे, तो 1 महीना तो शायद इसी में निकल गया। बिल्कुल। बहुत सारे नेताओं की बधाइयाँ आई, आपने बधाइयाँ दी। दूसरे जो देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री जी का हुँ, संवाद करना, या अभी जैसे जो एक वो जी7 में होकर भी आए, अब रशिया जा रहे हैं, तो ऐसे ही जो कार्यक्रम थे, तो इसमें मुझे लगता है महीना भर भी निकल गया। असली चुनौती अब शुरू होगी जब बजट सेशन आएगा। मेरे ख्याल हुँ, से मानसून सत्र को ही बजट सेशन के रूप में परिवर्तित कर बिल्कुल। दिया जाएगा, तो उसी में असली चुनौती सरकार के पास होगी, क्योंकि अब विधेयक क्या उतनी आसानी से पास हो पाते हैं। अब जो विधेयक हैं, आप देखिए कि बीजेडी जो अब तक सहयोगी थी, अप्रत्यक्ष सहयोगी थी बीजेपी की, अब वो हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन के समय राज्यसभा से वो लोग हुँ, वॉकआउट कर गए थे विपक्ष के साथ। तो राज्यसभा में भी उनके पास पूरे नंबर नहीं है। लोकसभा में एनडीए के सारे साथियों का सहयोग चाहिए, तो असली चुनौती अब आएगी। अब जो 1 महीना था, ये कह सकते हैं कि ये एक हनीमून पीरियड था, अब असली चुनौती है। बिल्कुल। जो कहते हैं ना कि आटे-दाल का भाव, है हुँ, ना? तो अब पता अब चलेगा। पता चलेगा आटे-दाल का भाव सर। जी। लेकिन सर, इस सप्ताह 2 चीज़ों की भी चर्चा खूब रही, क्योंकि हम सप्ताह भर की बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो 2 चीज़ों की चर्चा खूब रही। एक तो हाथरस कांड, जिसमें 123 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गँवाई है और मुख्य आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुका है, और जो बाबा थे उनका भी बयान आ चुका है। खुद सीएम भी पहुँचे, राहुल गांधी भी पहुँच चुके हैं। और दूसरी घटना बिहार में पुलों की, तो इन दोनों घटनाओं पर आपके। देखिए, जो हाथरस की घटना है, हुँ, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी विफलता, उसकी नाकामी साफ हुँ, तौर हुँ, पर प्रदर्शित होती है। अगर किसी जिले में
3 से 4 लाख लोग जुट रहे हैं, तो कैसे जिलाधिकारी को पता नहीं था, कैसे वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पता हुँ, नहीं था, कैसे इतना बड़ा जो आयोजन था उसको हुँ। होने दिया गया। हमने जो दृश्य टीवी पर देखे असल क्या है वो तो जाँच के बाद पता चलेगा, लेकिन वो जो दृश्य दर्शा रहे हैं कि पुलिस अंदर नहीं बाहर थी, वो जो जहाँ सेवादारों पर को हाँ, मुख्यमंत्री ने भी बोला कि हाँ। सेवादार उनको अंदर आने नहीं अंदर देते आने हैं। नहीं देते थे। तो ये दिखाता है कि अब सेवादार अंदर आने नहीं देते थे तो लेकिन सेवादार बड़ा है या प्रशासन बड़ा है? बिल्कुल, प्रशासन बड़ा है ना, तो प्रशासन को नियमों का पाठ पढ़ाते हुए सेवादारों को अंदर अपने आदमी की वहाँ पे बैठने की व्यवस्था करानी हुँ, चाहिए थी ताकि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं होने पाए। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसओपी बनाई जाएगी ऐसे बड़े आयोजनों के ज़रिए और अगले साल कुंभ भी होने वाला है जिसमें करोड़ों लोग जुटेंगे देश दुनिया से। तो ऐसे आयोजनों से क्या है देश की छवि खराब होती है। इस हाथरस कांड के बाद हुँ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरीके की खबरें थी, वो भारत की छवि उससे खराब बिल्कुल। हो रही थी। जिस तरीके से रोते-बिलखते लोगों की तस्वीरें वहाँ पर थी, जिस तरह से सामान पड़े हुए थे लोगों के और लिखा था कि बहुत से मीडिया संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय ने लिखा था कि उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, उनको समय पर चिकित्सा नहीं मिली। जो प्रशासन था विफल था, तो इससे हमारी छवि खराब होती है। हम विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर ऐसा कोई आपदा के समय अगर हमको 100 लोगों को एक साथ बिस्तर की आवश्यकता पड़ जाए अस्पताल में, तो वो हमारे पास नहीं है। हाँ, और कितने ये ज़िले हैं देश में जी, ये बताना चाहिए सरकारों को कि जी, कितने ज़िले ऐसे हैं जो इस तरीके का संकट का निपटारा कर सकते हैं क्योंकि अगर 50-60 लोगों पर ये हाल होता है तो जी। क्या होगा? और जब मैंने देखा कि वहाँ पर शायद एक ही डॉक्टर था उस हुँ, वहाँ पर, तो ये दिखाता है कि हमारे पास आपदा के समय में या आपात स्थिति में हमारे पास प्रबंध ही नहीं है। बिल्कुल। हम दावा करते हैं कि हमारे पास हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप जब किसी भी विधानसभा में जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो उसमें सरकार की ऐसी हुँ, उपलब्धियाँ बताई जाती हैं कि पता नहीं क्या चमत्कार हो गया है। लेकिन हकीकत तब पता लगती है जब आपदा आ जाए, कुछ दिक्कत खड़ी हो जाए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को देखना होगा और इसमें चलिए जाँच में जो भी दोषी पाए जाएँगे, वो तो उनके ऊपर आपने कार्रवाई करेंगे ऐसा आपने वादा किया। लेकिन जो जिलाधिकारी हैं, उनके ऊपर और जो पुलिस अधिकारी थे, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए जाँच की बिल्कुल। रिपोर्ट आने से पहले ही कि भैया आपको पता कैसे नहीं चला? अगर एलआईयू ने रिपोर्ट दी थी कि हुँ, इतने लोग आएँगे, तब भी आप सतर्क नहीं हुए, तो ये इसमें प्रथम दृष्टया वो ज़िम्मेदार हैं कहीं न कहीं। आपने बिल्कुल। बात करी बिहार की, तो बिहार में देखिए पुल नहीं टूट रहे हैं, वहाँ पे उम्मीदें टूट रही हैं लोगों की। आप देखिए कि एक तो पहले ही बुनियादी ढाँचे के मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। हुँ, ऊपर से जो बचे-खुचे पुल-पुलिया हैं या बन रहे पुल-पुलिया हैं, वो ढहते जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग मुस्कुराकर बयान दे दे रहे हैं। कभी कोई बोलता देता है कि आँधी आ गई, कोई कहता है कि वो रेत धँस गई। कुछ ऐसे-ऐसे बयान दिए जाते हैं, जिससे आपको लग जाएगा हुँ, कि ये सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री को नैतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर आपके निर्माण जो कार्य हैं उसमें ऐसी घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जो कि ढह जा रही हैं, तो ये जो जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, इसका आखिर कौन भरपाई करेगा? बिल्कुल। आप कहते हैं हमारे को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे को पिछड़े का दर्जा दीजिए। आपको कैसे कोई आपको और केंद्रीय खजाने से फंड दे दे, जब देख रहा है कि आपके यहाँ पैसे की बर्बादी हो रही है। हुँ, तो ये जो जब आपको और फंड दिया जाएगा, तो आप और बर्बाद करेंगे। देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में कह सकते हैं कि बिहार को किसी दर्जे की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार के पास इतने संसाधन हैं, बिहार के पास इतना जज़्बा है, बिहार के पास इतनी काबिलियत है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बात वहाँ पर संसाधनों की कमी की है ही नहीं, बात वहाँ पे नीति, नियत और कार्यक्रमों में कमी की है। जब तक ये नहीं सुधरेगा, हुँ। बिहार नहीं आगे बढ़ पाएगा। चलिए, देखते हैं कि पुल को लेकर जो नीतीश सरकार ने निर्णय लिए हैं, उसका कितना अमल हो पाता है। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें जो हो मजबूती आए और आगे किसी भी तरह की घटनाएँ होती हैं, तो एक ज़िला उसको सँभाल सके। क्योंकि हमने देखा 4-5 जिलों में लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ा और प्राइवेट अस्पतालों में भी ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो ये दुखद स्थिति है 21वीं सदी के भारत के लिए। ख़ैर, आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी नए तेवर-कलेवर के साथ। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।